Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the today's class, I would like to discuss with you the more chances for the multiple choice questions because as per the new paper pattern, we have more you can say options, more choices for the multiple choice questions. In this way, you all must have your theory concept should be clear. क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमेशा वही स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से जिनकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड या जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करी हुई हो सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी हैव ऑन द स्क्रीन we have right now on the screen the MCQs number 1 and 2 wages outstanding given the trial balance will be treated as or an asset liability expense or revenue. Over here in this MCQs you have to focus the nature of outstanding. ठीक है अगर आपको outstanding की nature बहुत अच्छे से पता है so it will not make you any confusion. ठीक है तो इस MCQs की ट्रिक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस MCQs की ट्रिक क्या है बेटे इस MCQs की बेसिकली ट्रिक है कि आपने वेजेस के अलावा वेजेस की नेचर तो एज यू नो के एक्सपेंस है लेकिन वेजेस के अलावा आपने आउटस्टैंडिंग की नेचर को भी फोकस करना है Second MCQs, you have to write the answers on a separate sheet so that we can start, you can say properly solution. Second, we have prepaid interest given in the trial balance will be treated as, it means you have to solve and keep the nature of prepaid in your mind. ठीक है prepaid interest given in the trial balance will be treated as liability asset revenue and expense again you have the same option but what you have to do you have to keep the concept of the specific terms which I am highlighting for the second MCQs आप लोगों को प्रीपेड की नेचर पता होनी चाहिए इंटरेस्ट की नेचर आपको पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन सॉल्व और मेन उस पर उन्होंने क्या पूछा है कि वो ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड होगा यू ऑल नो कि हम लोग ट्रायल बैलेंस में 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं ALCRE मीन्स ट्रायल बैलेंस का जो रिकॉर्डिंग का सीक्वेंस होता है उसमें सबसे पहले हम asset then liability then capital revenue and then at the end हम क्या चीज़ लिखते हैं बेटे expense ठीक है अच्छा हमने फिलहाल यहाँ पे इस MCQs पे प्रीपेड इंटरेस्ट गिवन है तो प्रीपेड इंटरेस्ट में हमने प्रीपेड के इशू को फोकस करना है ओके नाउ आई एम स्क्रॉलिंग डाउन होप सो कि आप लोगों ने अपने पास आंसर्स लिख लिए होंगे now we have to focus on MCQs number 3 before your board exams, it is my request from all of my students that they should revise these MCQs once again because I made little bit tricky MCQs जिससे आप लोग के concepts बहुत अच्छे clear हो जाएंगे ठीक है Now we have MCQs number 3 which of the following option is true about the sales return ठीक है आप लोगों को सेल्स की नेचर पता है रेवेन्यू है सेल्स रिटर्न है जो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अब आप लोगों ने सेल्स रिटर्न की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ठीक है इट मीन्स समथिंग यू हैव सोल्ड आउट एंड दैट इज रिटर्न आपने उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है एंड देन यू हैव टू पिक द एप्रोप्रिएट आंसर नंबर 1 इज सेल्स रिटर्न रिड्यूस द ग्रॉस सेल्स ऑफ द फर्म B is sales return affect the net income of the firm C sales return affect the flow of cash and D is none ठीक है then find the appropriate answers then we have MCQs number 4 on the screen also you have to find out the missing figure it means some value is missing as you all know यहाँ पे बेटे बात हो रही है अकाउंटिंग इक्वेशन की अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी हमारे फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी है उसकी ड्राइव इक्वेशंस भी आपके साथ डिस्कस करी है हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ठीक है और उसकी जो ड्राइव इक्वेशंस होती हैं वो आपके पास लायबिलिटी की इक्वेशन निकलती है और इक्विटी की इक्वेशन बनती है लायबिलिटी की इक्वेशन क्या होती है एसेट माइनस कैपिटल और इक्विटी की इक्वेशन क्या होती है एसेट माइनस लायबिलिटी ठीक है लेट्स कम टूवर्ड्स योर एमसीक्यूज कि मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड का रिविजन दिया था we have cash value 22,500 debtors value 500 total assets is 80,380
385, अकाउंट्स पेबल इज 1000। यहाँ पे आप लोगों के पास जितने भी नेचर दी हुई हैं, जितने भी पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, जो भी आइटम्स हैं, इन सब की आपको नेचर बतानी चाहिए। कैश नेचर्स इज एसेट, डेटर्स नेचर इज एसेट, and then this is the sum and total of all the assets, and then we have accounts payable, it is your liabilities. ठीक है, so these are the you can say the content or the particulars which we have already. Now let's talk about the total liabilities. यहाँ पे आप लोगों को जैसे ऊपर total assets given है बेटे, simultaneously आपके पास total liabilities भी given है, ठीक है। what is they are finding out, अब हमारे पास accounting equation में अगर हम देखें एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हमारे पास 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। टोटल एसेट्स बेटे आप लोगों को गिवन है, इट इज़ ओवर हियर ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। देन हमारे पास टोटल लायबिलिटीज भी ऑलरेडी गिवन है, इट इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर। नाउ व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन इज योर इक्विटी. So for the calculation of equity, you have to apply the formula or the drive formula for the equity. Now, as I have discussed with you, तो please kindly use drive formula को apply करके values put कीजिए and find the correct answer of this MCQs. ठीक है? Hurry up, please. You have to write your own answers. Then after writing your answers, I am giving you a little bit time to solve this, and then we will proceed further. It is one my request to you people कि एग्जाम में बेटे for the board exams when you are solving your MCQs for the accounting, आपने उस MCQs की वर्किंग ज़रूर शो करनी है। लाइक अगर आप एग्जाम में MCQs नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं तो आपने वर्किंग में लिखेंगे MCQs नंबर 4, ठीक है, उसकी वर्किंग अपनी कॉपी पे शो कीजिएगा वर्किंग के हेडिंग के साथ, ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स। नो डाउट आपको एग्जाम में MCQs को करेक्ट एप्रोप्रिएट चूज करना है, बट उसकी वर्किंग भी आपने नेक्स्ट शीट पे ज़रूर शो कीजिए, ठीक है। नाउ आई प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स MCQs नंबर 5 विच इज ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ. Yes, if the cost of sales is 60,000, sales are 95,000. Here the cost of sales is cost of goods sold, okay? And operating expenses is 20,000 during the year. What would be the value of gross profit? Here they are asking you कि gross profit की value क्या है? Again, इस MCQs के solution के लिए जो main important content है बेटे, वो important content क्या है? Income statement, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास नेट सेल्स कैसे आती है। अगर सिंपल में स्टार्ट करूँ तो नेट सेल्स कैसे आएगी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट इज योर नेट सेल्स। तो इसमें रिटर्न्स एंड डिस्काउंट्स तो गिवन नहीं है, इसलिए हमें नेट सेल्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं। देन लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। यू शुड नॉट बी कंफ्यूज इन योर एग्जाम्स कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैसे मैं आपको यहाँ पे गिवन है, अगर गिवन ना हो तो उसके हमारे पास स्टेप्स क्या होते हैं वो भी एक दफ़ा आपके साथ रिवाइज कर लेती हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री, इट शुड बी इन द सेकेंड कॉलम। देन व्हाट यू हैव टू डू, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस, इट शुड बी इन द फर्स्ट कॉलम अगर उसके साथ रिटर्न्स एंड डिस्काउंट्स गिवन हो, प्लस अगर परचेजेस के साथ उसका रिटर्न और डिस्काउंट नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। सपोज मैं आपके साथ अज्यूम कर रही हूँ कि अभी हमारे पास परचेजेस के रिटर्न्स एंड डिस्काउंट गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को भी सेकंड कॉलम में लिखा है तो मैं परचेजेस को भी सेकंड कॉलम में ही लिखूँगी, ठीक है। देन व्हाट आई हैव टू डू, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस और नेट परचेजेस, वी हैव गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी आपके पास सेकंड कॉलम में ही आएगी। देन लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी आप सेकंड कॉलम में ही करेंगे, और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करने के बाद आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन वी हैव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस विच नीड और विच आर यूजफुल टू ऑपरेट द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए इस वक्त हमें जो
एक्सपेंसेस की नीड थी वो कौन कौन सी थी, उसको हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाला, यानी ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। हमें लाइक बिलिंग एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है जिस बिजनेस का आप कर रहे हैं, प्लस वेजेस है, सैलरीज है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। अगेन इन दिस एमसीक्यूज आपके पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है एंड दे आर आस्किंग यू ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू। सो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आपने सेल्स की वैल्यू 95,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 60,000 करेंगे तो आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, वो आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बट हेयर इज द ट्रिकी टर्म और ट्रिकीस्ट पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यू कि उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, गिवन है, बट देयर इज नो नीड टू यूज दीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इस एमसीक्यूज में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यूज करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिस इज योर एडिशनल डेटा टू कंफ्यूज यू। ठीक है, नाउ आई प्रोसीड। Wait. Yes, we have 3 MCQs, MCQs number 6, 7 and 8 on the screen. I will go through one by one. Identify that which of the following particular would not be shown in the format of cash book. ठीक है, कैश बुक के फॉर्मेट में कौन सा पर्टिकुलर नहीं आता। ठीक है, द क्वेश्चन इज विच वुड नॉट शोन। तो वी हैव टू फोकस कि उन्होंने आपसे पूछा क्या है, कि आपको क्या नज़र आएगा या क्या नज़र नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपको क्वेश्चन अपने माइंड में रखना है कि व्हाट दे आर आस्किंग यू। ठीक है, सवाल क्या है उनका आपके साथ। द क्वेश्चन इज व्हाट वुड नॉट, सो यू हैव टू फोकस व्हाट वुड नॉट। ठीक है, okay, now I proceed the MCQs. We have check number, date of transaction, amount of transaction. Your options are A only one, option 2 is 2, when B option is 2 only, option C is 1 and 2 only, and option D is all. ठीक है, सो आपको यहाँ पे जो चीज़ हेल्प आउट करेगी वो कैश बुक का फॉर्मेट। इफ़ यू नो द फॉर्मेट फॉर द कैश बुक यू कैन सॉल्व दीज एमसीक्यूज वेल। अगर कैश बुक को थोड़ा सा आपके साथ अभी रिवाइज कराऊँ इन अ फास्टेस्ट वे, तो बेसिकली कैश बुक होती क्या है। कैश बुक इज़ अ टी अकाउंट और इज़ अ लेजर ऑफ योर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, हमारे पास कितनी चीज़ें हमने सोल्ड आउट करी या कितनी चीज़ें हमने ख़रीद ली, उसका एक जो समराइज है और उसकी जो एक समअप होना है वो हमारे पास कैश बुक कहलाती है। ठीक है, तो कैश बुक को हम समरी कहते हैं। ठीक है, समरी of receipts and payments and T account of receipts and payment. You have to find the appropriate answer कि आपके पास एक साइड receipts की एक साइड payments की है और उस receipts और payments की साइड्स के अंदर हमारे पास 5 कॉलम बनते हैं। उसमें से ऐसा कौन सा कॉलम है जो कि हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, you have to choose that. अब यहाँ पे अगर आप लोगों को देखा जाए तो आपके मल्टीपल टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं, दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, now number 7, which one of the following is a type of general ledger? इनमें से कौन सा ऐसा है जो जनरल लेजर की टाइप है। I have asked you to go through the books of accounts। ठीक है, आप लोगों की बुक के पेज नंबर 3 या 4 पे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री गिवन है। ठीक है, जिसमें से हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं एंड इवन आई आस्क यू कि वो इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं फ्रॉम द बुक ऑफ पेटी वाला, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, सॉरी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग बुक पेटी वाला। ठीक है, उसमें से आपके लिए चूज़ करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ जर्नल लेजर। इसमें से कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कोई फॉर्मेट है। जर्नल लेजर हम किससे कहते हैं। नंबर 1 वी हैव बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नंबर B is T account, number C is source document and D is day book. ठीक है, now we have 8th option. A financial statement indicates that a success or failure of a business. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करती है, द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टेन्योर है, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, आई प्रोसीड फर्दर। ऑप्शन ए इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपके पास इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कितने पैसे आए और कितने पैसे चले गए। ठीक है,
इनफ्लो का मतलब आने वाले पैसे एंड आउटफ्लो इज द जाने वाले पैसे. देन बी इज योर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट. रिटेन अर्निंग इज योर रीगेन अर्निंग, कि आपने जो प्रॉफिट जनरेट किया उससे आपने री इन्वेस्टमेंट करके दोबारा आपने कितना पैसे रिजर्व करके अपनी अर्निंग्स बनाई. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स टूवर्ड्स योर अनदर पार्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट. प्लस उन्होंने अगेन ये बताया इंडिकेट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ बिजनेस. तो आपने फोकस करना है कि इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जिससे आप जिस स्टेटमेंट को आप देखें और आपको पता चल जाए कि बिजनेस की सक्सेस और फेलियर क्या है. ठीक है. ओके, नाउ वी हैव अनदर एमसीक्यूज और आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व दिस. होप सो द कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग स्मूथली. Wait. We have MCQs number 9. Which of the following would be suitable had for short-term advance from customers in balance sheet? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है which would be of the following would be suitable had? इसमें से कौन सा ऐसा है जो बेस्ट हेड है फॉर शॉर्ट टर्म एडवांस इन लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लोन्स के लिए फ्रॉम द कस्टमर्स इन बैलेंस शीट. We have current assets, intangible assets, tangible assets, and current liability. So you have to choose the suitable head for the short-term advances from customers in balance sheet. Clear? So it is very easy. I think आपने short-term advance को go through करना है. जो main tricky part है वो इसका ये tricky part है जिसको आपने focus करना है. Yes, we have MCQs number 10 on the screen. Inventory is always considered as A option is current assets, B is current liability, C is your long-term asset, and D is your stockholders' equity. So you have to find out the appropriate nature of account. Inventory की nature क्या है? आपको यहाँ पे inventory की nature को focus करना है कि inventory की nature आपके पास क्या है. करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है. लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारे पास फिक्स एसेट्स भी होते हैं. ठीक है, जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रही हूँ तो लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं और फिक्स एसेट्स भी कहते हैं. ठीक है. देन वी हैव स्टॉक होल्डर इक्विटी. स्टॉक होल्डर इक्विटी हम अपने कैपिटल के सिनोनिम्स को यूज करते हैं. आई प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 11. Yes, we have two MCQs on the screen right now. ABC company received discount on its credit purchases. Which of the following will be credited while entering in journal? ठीक है, आपके पास एक ABC कंपनी है जो कि रिसीव करी है डिस्काउंट ऑन इट्स क्रेडिट परचेजेस. मींस उधार पे परचेजेस हुई हैं एंड दैट कंपनी इज रिसीविंग डिस्काउंट ऑल्सो. तो पहले तो आपने जो फोकस करना है वो इस टर्म को फोकस करना है दैट यू हैव परचेज एंड योर परचेज इज ऑन बेसिकली क्रेडिट. उधार पे सामान खरीदा है. परचेज इज यू बाय समथिंग एंड एट दैट टाइम यू रिसीव अ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ योर बाइंग. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड इन द journal? Yes, we have A is your cash, B is your discount received, C is your creditor and D is bank. थोड़े से एंटर प्रेस हो गया मुझसे बीच में, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गई है और आपका वो D जो है सॉरी B यानी डिस्काउंट रिसीव थोड़ा सा आगे पीछे हो गया. ठीक है. सो A is your cash, B is your discount receive, C is creditor and D is bank. I proceed towards number 12. Which of the following is a process of transferring journal entry information to ledger account? ठीक है. Here in this, you must follow the process of transferring journal entry information to ledger account. आपके पास ledger का एक T account form है, उसमें ऐसा कौन सा process है जिससे आपकी transfer होती है journal entry की information to ledger account. The point which you have to keep in mind is you are going from where to where. हम कहाँ से कहाँ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको फोकस कीजिएगा. इट मीन्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो जर्नल एंट्री से ट्रांसफ़र किस में हो रही है बेटे? लेजर में. सो इसके लिए कौन सा प्रोसेस हमें करना पड़ता है? नंबर 1 वी हैव जर्नलाइजिंग, B इज़ पोस्टिंग, C इज़ बैलेंसिंग एंड D इज़ एनालाइजिंग. सो यू हैव टू फाइंड द एप्रोप्रिएट वर्ड कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं
अपनी जर्नल एंट्री की इंफॉर्मेशन को अपने टी अकाउंट्स में या लेजर में, ठीक है। जो लेजर अकाउंट है उसको हम लोग टी अकाउंट का वर्ड भी कॉल करते हैं ना, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले अगर हमारे पास एक ट्रांजेक्शन अवेलेबल है तो हमारे पास उससे उस ट्रांजेक्शन से हम लोग बनाते हैं जनरल जर्नल। then हम after general we will record the T account or the ledger, and after ledger we are recording trial balance। यहाँ पे after recording की तो बात नहीं हो रही है, they are just asking कि हमारे पास जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट की तरफ ट्रांसफ़र जब हमें होना है तो उसका क्या प्रोसेस है। उसका प्रोसेस है बेटे, बल्कि यू हैव टू चूज, व्हाई शुड आई टेल यू द आंसर। जनरलाइजिंग कहते हैं उसको, पोस्टिंग कहते हैं, बैलेंसिंग या फिर एनालाइजिंग, ठीक है। ओके, देन वी हैव, होप सो यू ऑल आर सॉल्विंग विथ मी स्पीडीली and I'm not going little bit faster. Yes, we have again 3 MCQs on this screen. Wait for a while. ठीक है जी, wait for a while please. Yes, we have again 3 MCQs 13, 14 and 15 on the screen. Which of the following account would be debited when the owner of the business sold merchandise of ₹10,000 on cash? ठीक है, सबसे पहले अगेन यू हैव टू कीप, जब हम MCQs को पढ़ रहे होते हैं तो मैं आज आप लोगों को बेसिकली जो पूरा लेक्चर दे रही हूँ, द मेन कोर ऑफ माई लेक्चर इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर MCQs। बिकॉज कि आप लोग जो है MCQs को देख के पजल्ड हो जाते हैं और आप लोग उसमें से सम टाइम आते हुए जो आपको आंसर आते हैं उसको भी गलत कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप उसकी प्रॉपरली रीडिंग या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द MCQs नहीं कर पाते हैं। मैं आपको सिर्फ यही बात समझाना चाह रही हूँ बेटे कि जब उन्होंने आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डेबिटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोकस किस पॉइंट पे करना है, हमें फोकस करना है कि इसमें से कौन सी चीज़ डेबिट होगी। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हमने डेबिटेड वाले को पिक करना है। When the owner of the business sold merchandise of ₹10,000 on cash, it means there something is selling, ठीक है, सामान सोल्ड आउट हो रहा है, और सोल्ड किस पे हो रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है, कैश है, ठीक है। एज यू नो कि हम जब भी सामान अपना सोल्ड आउट करते हैं या हमारी कमोडिटीज़ हम लोग बेचते हैं तो उसको सोल्ड आउट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम उसको कैश या फिर हम उसको क्रेडिट, 2 तरीके से हम उसको सोल्ड आउट करते हैं। सो सेलिंग कमोडिटीज़ बाय कैश और कमोडिटीज़ बाय क्रेडिट, ठीक है। यहाँ उन्होंने आपको बाय कैश सोल्ड आउट करी है। एंड वन थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन ऊपर है, याद रखिएगा सेल्स की नेचर रेवेन्यू है और सेल्स हमेशा आपके पास क्रेडिट होता है, बिकॉज रेवेन्यू व्हेन इंक्रीजेस इट विल बी क्रेडिटेड। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा ना, उसके कॉन्ट्ररी में आपको ये सोचना है कि हमें डेबिट किसे करना है। हमने अगर कोई सामान बेचा है, सोल्ड आउट किया है, तो हम इस वक्त जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, यू हैव टू फोकस ऑन द जर्नल एंट्री। अपने पास जर्नल एंट्री बनाइए और फिर जर्नल एंट्री में देखें कि आपने किस नेचर ऑफ अकाउंट को डेबिट किया है, ठीक है। वी हैव द ऑप्शंस सेल्स अकाउंट, ऑप्शन बी इज मशीनरी अकाउंट, ऑप्शन सी इज ओनर अकाउंट एंड ऑप्शन डी इज कैश अकाउंट। Then MCQs number 14. Which of the following account would be debited when the owner of business sold machinery of ₹10,000 on cash? यहाँ पे अगेन सेम ट्रांजेक्शन रिपीट हो गई है, इसको प्लीज डेबिटेड की जगह क्रेडिट कर दीजिए, सो दैट विल बी मोर गुड फॉर यू, मेक इट क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डेबिट की जगह क्रेडिटेड का अगर वर्ड लिख देंगे ना, सो दैट विल बी मोर ईजियर, ठीक है। पहले वाले MCQs में उन्होंने आपसे डेबिट का पूछा था ना, इन द सेकंड वन यू हैव टू फोकस विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन द ओनर सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹10,000। अगेन आपकी जो पहली बनाई हुई ट्रांजेक्शन है, जो जर्नल है सॉरी, उस जर्नल को देखते हुए आपने MCQs नंबर 14 भी सॉल्व करना है, और आपको ये बताना चाहिए कि आपने पहले वाले में ये फाइंड आउट किया था कि कौन सा डेबिट हुआ है, तो इस वाले में आपने क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है।
Yes. Now I proceed further towards your 15th MCQs. Insurance paid in advance would be treated as the main again tricky part of this MCQs. जब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस MCQs का tricky part क्या है, paid in advance, ठीक है. तो जब paid in advance की बात हो रही है तो अगेन मुझे इस पॉइंट को हाईलाइट कर देना चाहिए, ठीक है. तो इंश्योरेंस की नेचर अगर आपसे पूछूं तो इंश्योरेंस की नेचर क्या है बेटे, इंश्योरेंस की नेचर है आपके पास एक्सपेंस. पेड इन एडवांस इज योर प्रीपेड, क्लियर. वुड बी ट्रीटेड एज, तो इसको हम एज अ ट्रीट क्या करेंगे, मतलब इंश्योरेंस पेड इन एडवांस इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट. सो यू हैव टू कीप द नेचर ऑफ पेड इन एडवांस. पेड इन एडवांस की नेचर आपको पता होना चाहिए और वही आपका करेक्ट आंसर होगा. वी हैव द ऑप्शन ए इज योर नॉन करंट एसेट, ऑप्शन बी इज करंट एसेट, ऑप्शन सी इज टेंजिबल एसेट एंड ऑप्शन डी इज एक्सपेंस. ठीक है. I am proceeding further. Which would be which of the following would be added in purchases in order to get the value of net purchases? इनमें से ऐसी कौन सी जो पर्टिकुलर आइटम है वो आपके पास परचेसेस के अंदर ऐड होता है टू गेट द नेट परचेज अमाउंट. ठीक है. नेट परचेज की अमाउंट को हासिल करने के लिए हम कौन सी ऐसा फॉलोइंग अकाउंट है जिसको हम ऐड करते हैं. अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स की. जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रही थी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे हम लिखते हैं जनाब परचेजेस को. परचेजेस में से लेस करते हैं हम रिटर्न्स, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट. ठीक है. ये दो चीज़ें तो आप लेस करते हैं, बट आप क्या चीज़ ऐड करते हैं वो आपने सोचना है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन इन भी कहते हैं, फ्रेड भी कहते हैं. उसी का एक सिनोनियम है. यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर तो अभी नहीं बता रही हूँ, बट उसके सिनोनियम्स मैं आपको बता देती हूँ. उसके सिनोनियम्स क्या हैं. उसके सिनोनियम्स हैं आपके पास ट्रांसपोर्ट इन और फ्रेड इन. दीज आर द सिनोनियम्स. ऑप्शंस आर परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स. डिस्काउंट्स को रिबेट ही कहते हैं. इतने पैसे माफ हो जाना इसको रिबेट. और ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है. हो सकता है तीनों ही हम ऐड करते हो परचेजेस में, रिटर्न्स भी, कैरेज इनवर्ड एंड डिस्काउंट्स. ठीक है. यू हैव टू फाइंड द एप्रोप्रिएट आंसर. एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल डिस्कस द आंसर्स विद यू. Then we have MCQs number 15. If the cost of sales is 60,000, sales are 95,000, operating expenses 20,000 during the year. अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था तो हमारे पास इसी तरह का एक MCQs था जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन थी 60,000, सेल्स गिवन थी 95,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपके पास गिवन थे. मैंने आप लोगों से उस वक्त कैलकुलेट करवाया था ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था ग्रॉस प्रॉफिट का कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अपने पास ये फार्मूलाज नोट डाउन कर लें. जितनी दफ़ा आप ये फार्मूलाज अपने पास नोट डाउन करेंगे, अपने की नोट्स बनाएंगे, रफ स्केच में फार्मूलाज को बार बार लिखेंगे, आपकी तैयारी होती रहेगी. ठीक है. तो हमारे पास क्या है जनाब, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. ये तो फॉर्मूला हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट का. अब मैं आगे प्रोसीड करूँ अगर नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले के लिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज द आंसर ऑफ योर नेट प्रॉफिट. ठीक है. तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी योर नेट प्रॉफिट. ऑप्शंस आपके पास गिवन है 15,000, 35,000, 55,000 एंड ऑप्शन डी है 60,000. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले आपको सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अप्लाई करना है ताकि आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें. फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट इनकम. इट कैन बी नेट इनकम
क्योंकि नेट इनकम का वर्ड मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम प्रॉफिट का वर्ड कह रहे हैं तो प्रॉफिट का मतलब हमेशा हमारा पॉजिटिव आंसर होगा, बट इफ आई यूज द वर्ड नेट इनकम तो नेट इनकम मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। Then MCQs number 18. I have to focus on this MCQs. We have lack of time. Okay. We have to find out the missing figure from the given equation. Accounting equation को ही मुझे follow करना है. As I told you कि accounting equation मेरे पास क्या होती है? Assets is equals to liability plus capital. अगर मैं accounting equation की बात करूँ तो assets is equals to liability plus capital, ठीक है? इसको कैपिटल कर देते हैं जनाब, कैपिटल लेटर, ताकि यस ऑल योर एसेट्स इज इक्वल्स टू योर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स किसके बराबर होंगे? लाइबिलिटीज में कैपिटल ऐड हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे आपने सारे एसेट्स का टोटल आपको पता है, कैश, डेटर्स, अदर एसेट्स, इन सब का एसेट्स आपने टोटल करके जो भी अमाउंट आ रही है वो आपने लिख देना है, ठीक है। ये मैंने रैंडम अमाउंट लिख दी है एसेट्स की, आपने कैश, डेटर और अदर एसेट्स इन सबको टोटल करना है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स, जो भी आप कैलकुलेट करें। मैंने तो एक रैंडम अमाउंट लिखी है जो कि इक्वल होगी, मतलब एसेट्स की सारी अमाउंट इक्वल किसके होगी? आपकी लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल। कैपिटल की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है बेटे? 1000। देख लेती हूँ नीचे डेटा स्क्रॉल करके गिवन है, नहीं, आपने लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमारे पास डाटा गिवन है एसेट्स और इक्विटी का, तो मैं लायबिलिटी में यहाँ क्वेश्चन मार्क पुट कर देती हूँ एंड देन 1000 इज ओवर हियर, सही है। अगर मैं कैश की वैल्यू भी यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मेरे पास कैश की वैल्यू, वेट फॉर अ व्हाइल, में लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, 11 ठीक है। दिस विल बी माई अमाउंट ऑफ योर, यू कैन से द टोटल एसेट्स, ठीक है। 100,000 प्लस 10,000 एंड देन वी हैव 1000, वी हैव 111,000 इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी द अमाउंट। क्या हमारे पास अमाउंट आ रही है जी? 1,11,000 इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज की वैल्यू आपको पता नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लाइबिलिटीज का फॉर्मूला आपको अप्लाई करवाऊँ, सो लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल, ठीक है। अगेन हमारे पास वैल्यूज पुट करें, योर एसेट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंड देन यू हैव टू, ये 1000 यहाँ पे लाइबिलिटी के साथ प्लस हो रहा है, जब इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो ये यहाँ जाके आपके पास माइनस हो जाएगा एंड देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर योर लाइबिलिटी। योर ऑप्शंस आर गिवन ऑन द स्क्रीन आर 12,000 liabilities, 11,000 liabilities, 110,000 liabilities, 111,000 liabilities. You have to find out the correct answers. ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई एक आंसर आपके पास गलत भी हो, I don't know, ठीक है, but again you have to find out the appropriate answer for your calculations. Answer I will discuss later. We have again lack of time. I am proceeding towards the 2 MCQs little bit faster. Normally this is the debit balance, loan to Ali, loan from Ali, bank overdraft and purchase discount. Loan to Ali का मतलब अली को लोन आपने दिया है, लोन टू अली, इसका मतलब आपने उधार दिया है। लोन फ्रॉम अली, यहाँ पे आपने उधार लिया है एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज द नेगेटिव बैलेंस ऑफ द बैंक, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट जब आपके बैंक के पास हो जाती है, ठीक है। देन वी हैव परचेज डिस्काउंट जो आपको परचेजेस के टाइम पे रिसीव होता है। अब आपने इन तमाम पर्टिकुलर्स में से बेटे ये बताना है कि किसकी नेचर आपके पास डेबिट मौजूद है, कौन सा ऐसा नेचर ऑफ अकाउंट है जो डेबिट होता है। द लास्ट इज नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, आफ्टर कैलकुलेटिंग योर नेट प्रॉफिट, आप वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल के अकाउंट में, ड्राइंग के अकाउंट में, कैश के अकाउंट में या फिर परचेजेस के अकाउंट में। यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू के लिए एक फार्मूला मैं आपको बताऊँ जो हम बैलेंस शीट में अप्लाई करते हैं, कैपिटल स्टार्ट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किस अमाउंट में हो रहा है, इस फॉर्मूले से आपको आंसर मिल जाएगा।
I repeat the formula once again. Capital start plus net profit minus drawing is equals to capital at end. So this is all for today's for you can say you are getting a bulk of MCQs today. Meanwhile, on the daily basis, I will discuss different MCQs for the preparation of your board exam as per your model paper. Thank you so much. This is all for today.